नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा लेसन चल रहा था डीसी जनरेटर। उसके अंदर हमने 12 क्लास अब तक लगा ली थी। 12 क्लास के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक्स को इसके अंदर कवर कर लिया था। जब हमने इसको प्रारंभ किया था इस लेसन को, तब हमने डीसी जनरेटर के बेसिक पार्ट्स पढ़े थे। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है वह पढ़ा था। डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन पढ़ी थी। उसके अलावा डीसी जनरेटर के प्रकार पढ़े थे, आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा, कम्यूटेशन पढ़ा। डीसी जनरेटर को बाकायदा मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली खोलकर भी बताया था। और आज इस लेसन का बिल्कुल अंतिम जो क्लास हमारी है वो आज की रहेगी, जिसके अंतर्गत आज अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीसी जनरेटर की क्षतियां। डीसी जनरेटर की क्षतियां, क्षतियों को आप जानते हो इंग्लिश में बोलते हैं अपने लॉसेज। डीसी जनरेटर के लॉसेज, इसका मतलब ये बनता है कि डीसी जनरेटर में कुछ ना कुछ लॉस होता है। अब लॉस किस चीज का होता है, हमारे क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर कि डीसी जनरेटर में जो लॉस होता है उसकी रेटिंग क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो डीसी जनरेटर में पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉस होता क्या है। देखो दोस्तों, डीसी जनरेटर जब अपने प्रारंभ किया था तो उसकी पहली ही क्लास के अंदर मैंने डीसी जनरेटर की आपको डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन क्या थी डीसी जनरेटर की, कि अपने डीसी जनरेटर एक ऐसा पार्ट है जिसको अपने यांत्रिक ऊर्जा देकर, मैकेनिकल एनर्जी देकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कोई ना कोई उसके साथ मोटर जुड़ी होगी, या कोई ना कोई उसके साथ डीजल इंजन, या ऐसी कोई ना कोई युक्ति जुड़ी होगी जो उसको इनपुट में पावर प्रोवाइड करवाएगी। और जनरेटर किस प्रकार से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसके बारे में तो हम सीख चुके हैं। तो जो लॉसेज है, लॉसेज का सबसे बड़ा समझने का अच्छा एक तरीका ये है कि लॉसेज क्या होते हैं कि डीसी जनरेटर में हम जितनी भी इनपुट में पावर देते हैं उतनी अपने को आउटपुट में पावर नहीं मिल पाती। हालांकि ये बात है कि इनपुट में पावर कुछ अलग तरीके की है और आउटपुट में पावर कुछ अलग तरीके की है, लेकिन दोनों को अगर एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाए, दोनों को अगर एक इकाई में कन्वर्ट कर लिया जाए तो दोनों का जो मान मिलेगा वो बराबर नहीं मिलता। इनपुट में पावर हमेशा ज्यादा मिलती है और आउटपुट में पावर हमेशा अपने को कम मिलती है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है डीसी जनरेटर के अंदर लॉसेज। देखो साथियों, इनपुट में अपने पावर क्या दे रहे हैं डीसी जनरेटर के अंदर, कोई एचपी में कोई मोटर लगा रखी है जो कि डीसी जनरेटर की शाफ्ट के साथ में कपल की गई है। तो डीसी मोटर है, चाहे एसी मोटर है, चाहे कोई डीजल इंजन है, उस सबकी जो रेटिंग है वो आपको एचपी में मिलने वाली है, और इनपुट में जो हमें पावर मिलेगी वो अपने को वाट में मिलने वाली है। तो एचपी में वाट का कैसे कन्वर्जेशन होता है, अपने एचपी को वाट में कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने क्लास लगाई हुई है, जो कि अपने डीसी थ्योरी की शायद अंतिम क्लास थी, जिसके अंदर मैंने कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में आपको बताया था, और बताया था कि एचपी को कैसे वाट में चेंज करते हैं। एक एचपी बराबर 735.5 वाट, ये तो अपने होता है मीट्रिक प्रणाली में, और एक एचपी के अंदर 746 वाट ये होता है अपने ब्रिटिश प्रणाली में। ये भी हमसे बहुत बार पूछा जाता है, एचपी को वाट में कैसे क्या मान मिलता है। इसी प्रकार से एक किलोवाट के अंदर कितना एचपी होता है एक मीट्रिक में और ब्रिटिश में, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। मीट्रिक में 1.36 होता है और ब्रिटिश में 1.34 होता है, ये अपने सीख चुके हैं। मेनली आज जो हमारा मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो है डीसी जनरेटर की क्षतियां। तो क्षतियों का मतलब ये बनता है कि इनपुट में जितनी पावर दी गई है डीसी जनरेटर को, आउटपुट में उतनी पावर हमको नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। उसके बराबर तो हमको कभी पावर मिल ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। हम कल्पना जरूर कर सकते हैं कि एक ऐसा जनरेटर हम सोच लें जिसकी आउटपुट पावर इनपुट के बराबर हो जाए, तो उस जनरेटर को हम बोलते हैं आदर्श जनरेटर, आइडियल डीसी जनरेटर।
तो ऐसा जनरेटर मिलना नामुमकिन है, हम इसको एक अपने मतलब कल्पना के तौर पर मान सकते हैं। तो सबसे पहली बात, डीसी जनरेटर की क्षतियां क्या है? इनपुट पावर व आउटपुट पावर में जो अंतर आता है वह अंतर डीसी जनरेटर की क्षतियां करती है। लॉसेज होते हैं डीसी जनरेटर के अंदर जो कि आउटपुट पावर को घटा देते हैं। तो ये पूछा जाए आपसे कभी भी डीसी जनरेटर की क्षतियों का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप क्या बताओगे? उसका वाट बताओगे। कोई भी क्षति है, आगे हम सीखेंगे, क्षतियां 3-4 प्रकार की हैं, सभी क्षतियों का मात्रक जो मिलेगा, यूनिट जो मिलेगी वो क्या होगी? वाट। क्योंकि हमें एक्चुअल में पावर में लॉस मिल रहा है, पावर में कमी आ रही है, और पावर का मात्रक होता है वाट। तो डीसी जनरेटर की जो लॉसेज है उसका मात्रक क्या होगा? वाट। सबसे पहले सीखिएगा कि डीसी जनरेटर के लॉसेज होते क्या है। तो लॉस इज इक्वल टू, लॉस बराबर इनपुट पावर आईपी, इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर, ये जो दोनों का जो डिफरेंस है वो डीसी जनरेटर में क्षतियां हैं। देखो साथियों, मैं आपको इसके अंदर डीसी जनरेटर की क्षतियों वाला जो टॉपिक है उसमें बहुत विस्तार से हम नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमारा एक लेसन आएगा ट्रांसफॉर्मर, उसके अंदर पूरा विस्तार से हम सीखेंगे कि डीसी जनरेटर में ट्रांसफॉर्मर में जो क्षतियां होती हैं वो किस प्रकार से बिहेव करती हैं, और पूरा उसका अपने वेक्टरली डायग्राम भी सीखेंगे। यहां उसको पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, चाहे कोई भी मशीन है, उसमें क्षतियां लगभग सभी में सेम ही है, कोई अंतर नहीं। अगर एक बात समझ लेते हो तो सभी मशीनों में वो बराबर ही रहती है, सेम ही उसकी डेफिनेशन, फार्मूलाज वगैरह सब कुछ सेम है। तो हम इसको पूरे विस्तार से तो सीखेंगे ट्रांसफॉर्मर लेसन के अंदर, लेकिन इसके अंदर आज हम ये सीख लेंगे कि डीसी जनरेटर में क्षतियां कितने प्रकार की होती हैं, और कम से कम डीसी जनरेटर की क्षतियों से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़ो ना। तो पूरा विस्तार से हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मर लेसन के अंदर, और बेसिक जो पार्ट है लॉसेज का वो हम आज सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्षतियों की बात करें तो मैंने आपको क्षतियों का परिभाषा आपको बता दी, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि इनपुट पावर व आउटपुट पावर का अंतर, अनुपात नहीं बोलेंगे, अंतर हमें क्या कहलाता है? क्षतियां कहलाता है। ठीक है साथियों। इसके बाद में डीसी जनरेटर की क्षतियों की अगर बात करें तो मेनली क्षतियां अपने डीसी जनरेटर की बात करें तो 3 रूपों में मिलेगी अपने को। 3 प्रकार की क्षतियां होती हैं जो कि अलग अलग तरीके से घटित होती है। तीनों क्षतियों की बात करें तो मैं आपको इसमें इंग्लिश के अंदर ही बताऊंगा, जो कि बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। एक तो है आयरन लॉस, जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं लोक क्षति। एक होता है कॉपर लॉस, जिसे अपने हिंदी में बोल सकते हैं ताम्र क्षति। और तीसरा एक लॉस होता है मैकेनिकल लॉस, जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक क्षति। तो डीसी जनरेटर की 3 क्षतियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगर अपने कोई भी मशीन की बात करें जो कि रोटेटिंग है, घूम रही है, जनरेटर है, मोटर है, कोई भी प्रकार की है, उसमें तीनों क्षतियां ये पाई जाती हैं। और अगर कोई मोटर या ऐसी कोई मशीन जो रोटेट नहीं हो रही है, उसमें ये 2 प्रकार की क्षतियां मिलेगी, आयरन और कॉपर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने आयरन लॉस की। देखो साथियों, आयरन लॉस की बात करें तो जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ पा रहे हो, आयरन लॉस, आयरन माने लोहा, लॉस माने क्षति, यानी कि डीसी जनरेटर का ऐसा एक पार्ट जो कि लोहे का बना है और लॉसेज कर रहा है। अब डीसी जनरेटर में लोहे से कौन कौन सी चीजें बनी होती हैं, आपको वो चीज पहले याद होनी चाहिए। तो याद कीजिए साथियों, मैंने आर्मेचर के बारे में आपको बताया था, आर्मेचर की क्रोड के बारे में बताया था कि किस धातु से बनती है। फील्ड पोल भी मैंने आपको बताए थे किस धातु से बनते हैं, और बॉडी भी मैंने आपको बताई थी किस धातु से बनती है। ठीक है। और उसके अलावा बेयरिंग्स वगैरह होते हैं, उनमें भी आयरन मिला होता है। सब चीजें ही आयरन्स की हैं। तो मुख्य रूप से आयरन लॉस जो होता है, जो पावर का अंतर आ रहा है इनपुट और आउटपुट में, जो कि आयरन कर रहा है, जो अंतर है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। एक तो करता है आर्मेचर और एक करता है फील्ड पोल। फील्ड पोल क्या थे, याद कीजिए, फील्ड पोल को अपने सप्लाई देकर डीसी या परमानेंट मैग्नेट लगाकर
चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करते थे और उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आर्मेचर को घुमाया जाता था और घुमाने के कारण आर्मेचर अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट कर लेता था। यह अपना माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम भी है, जिसके सिद्धांत पर यह डीसी जनरेटर काम करता है। तो आयरन लॉस, आयरन माने लोहा, लोहा से बनी हुई दो अपने डीसी जनरेटर के भाग हैं, एक तो है आर्मेचर और एक है पोल्स। अब याद कीजिए पोल्स किस धातु के बने होते थे, पोल बने होते थे, मैंने आपको बताया था। छोटी मशीन होगी तो कास्ट आयरन के हैं, बड़ी मशीन होगी कास्ट स्टील के भी पोल बनाए जाते हैं। और आर्मेचर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता था, जिसमें लगभग 95% के आसपास तो उसमें आयरन ही है। आर्मेचर के अंदर लगभग 5% उसमें सिलिकॉन मिलाया जाता है, उसका कारण भी आज अपने पता करेंगे। तो मेरी ये जो आयरन लॉस है, अपने इसको आप हेडिंग के रूप में लिखिएगा। सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं आज आयरन लॉस। पहला लॉस जो इसके अंदर आता है वो आता है आयरन लॉस। अपने क्या बोलते हैं आयरन लॉस को हिंदी के अंदर? लोक क्षति। तो साथियों आयरन लॉस, जो चीज आयरन की बनी है उसके अंदर लॉस होना, तो आयरन की अपने याद कीजिए किस किस के अंदर होगी? एक तो होंगी ये फील्ड पोल के अंदर, क्योंकि फील्ड पोल आयरन का बना होता है। और सेकंड होगा आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर भी लोहे का बना है। अब आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना है, तो सिलिकॉन का नाम आया, लोहे का तो नाम आया ही नहीं। तो सिलिकॉन स्टील बोला है हमने, तो स्टील के अंदर लोहा ही है, लोहे का ही आप ये मानिए कि बहुत अच्छा एक रूप स्टील बनाया जाता है, जिसे हिंदी में अपने इस्पात बोलते हैं। तो फील्ड पोल और आर्मेचर दोनों लोहे के बने हैं। इसमें 95% तक लोहा है और 5% के आसपास इसमें क्या मिला है? सिलिकॉन मिला है, जिसका कारण हम पता करते हैं कि सिलिकॉन क्यों मिलाया। फील्ड पोल है, फील्ड पोल मैंने आपको बता ही दिया था कि कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। तो साथियों अब ये लॉस कैसे होता है? अब थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, अगर आप पूरे ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगी और बहुत आपको आगे काम भी देगी। और इससे अपने आप ये मान के चलिए, आपका कभी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होगा उसमें लॉसेज से तो 1% जरूर आता ही आता है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर से आ जाए, डीसी जनरेटर से आ जाए, डीसी मोटर से आ जाए, लॉसेज से तो एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो अपने सीखते हैं, सबसे पहले सीखते हैं आयरन लॉस के अंदर फील्ड पोल में कैसे लॉस होता है, और उसके बाद अपने सीखते हैं आर्मेचर कोर बोलेंगे अपने, क्योंकि आर्मेचर जो एक्चुअल में जो कोर है, जिस पर खांचे कटे हैं और जिसमें वाइंडिंग की गई है, वो आर्मेचर कोर कहलाती है। वो बनती है 95% से अपने इसमें आयरन होता है और 5% के आसपास सिलिकॉन होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, होता क्या है कि अपने ये सबसे पहले याद करो कि अपने डीसी जनरेटर में क्या सिस्टम था। ये अपने फील्ड पोल है और ये अपने आर्मेचर है, ठीक है। और अपने फील्ड पोल हो सकते हैं परमानेंट भी लगा सकते हैं, और इनको अपने इलेक्ट्रिकल पोल भी हो सकते हैं, जिसके अंदर अपने इन पर वाइंडिंग लपेटकर डीसी सप्लाई से एक्साइट किया जाए। और यहां पर ये बीच में अपने ये है आर्मेचर, ये आर्मेचर है। आर्मेचर को रोटेट करवाना है। अब रोटेट करवाएंगे तो इसके अंदर जो वाइंडिंग है, उन वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो तो अपने बाहर ले लेंगे, जिनसे अपने कोई लोड जोड़ देंगे डीसी का। लेकिन ये जो आर्मेचर की जो कोरोड है, जो कि लोहे की बनी है, मेनली ये जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है अपने अंदर वोल्टेज कैसे पैदा कर रही है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को काट कर अपनी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज पैदा कर रही है, वो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करके। अपने माइकल फैराडे का याद कीजिए, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अपने पढ़ा था पूरे विस्तार से। लेसन नंबर अपना शायद इससे पीछे वाला ही लेसन था, चुंबक वाला लेसन, उसके अंदर मैंने माइकल फैराडे के दोनों नियम आपको बताए थे, E प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। और पहला नियम हमारा क्या था कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई चालक को घुमाया जाता है तो उस चालक में एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो चालक को घुमाना है तो चालक अपने इसके अंदर तांबा की वाइंडिंग चालक है,
और आर्मेचर की करोड़ जो कि लोहे की बनी है वो भी तो चालक है। आप समझ पा रहे हो कि डीसी जनरेटर के जो पोल हैं उनको अपने उत्तेजित किया, उनका काम क्या था, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना, उन्होंने अपना मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। उसके बीच में आर्मेचर की एक तो करोड़ है और उसके ऊपर वाइंडिंग है, वाइंडिंग बनी है तांबे की जिनसे अपने ईएमएफ बाहर ले लेंगे घुमाकर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को इस वाइंडिंग ने काटा। लेकिन वाइंडिंग एक्चुअल में रखी किसके ऊपर गई है, किसके अंदर है वाइंडिंग, तो आर्मेचर की करोड़ में है। और आर्मेचर की करोड़ भी एक प्रकार से चालक है, लोहे का बना है, मैंने आपको बता दिया। तो चालक है तो क्या इसके अंदर वोल्टेज पैदा होगी या नहीं होगी? तो साथियों इसके अंदर भी वोल्टेज पैदा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये भी चालक है और चुंबकीय फ्लक्स का ये चुंबकीय फ्लक्स को ये भी काट रहा है। आर्मेचर की करोड़ भी तो काट रही है, साथ साथ के अंदर तांबे वाली वाइंडिंग काट रही है, उससे तो ईएमएफ अपने बाहर ले लेंगे। लेकिन ये जो आर्मेचर की जो करोड़ है, कोर है, ये भी तो चुंबकीय फ्लक्स को काट रही है। इसका ईएमएफ कहां जाएगा? इसका ईएमएफ जो इसके अंदर पैदा होगा वो अपने ईएमएफ बाहर कैसे लेंगे? तो वो ईएमएफ अपने बाहर किसी भी रूप में लिया नहीं जा सकता। और क्योंकि इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो चुका है आर्मेचर की करोड़ के अंदर, आप समझो साथियों, जैसे मार्कर आप समझ रहे हो, ये आर्मेचर की करोड़ है, ये कोर है, ये लोहे का बना है। इसके ऊपर आप मान लीजिए एक वाइंडिंग लपेटी, किसी भी तरीके से स्लॉट वगैरह वो सीख चुके हैं कि स्लॉट अपने क्लोज टाइप, सेमी क्लोज, ओपन, 3 प्रकार के स्लॉट होते हैं, कहां कहां उनका यूज होता है वो सीख चुके हैं। इनके अंदर स्लॉट कटे होते हैं, खांचे, जिनके अंदर वाइंडिंग की गई है। अब इसको लगातार रोटेट करवाया जा रहा है दो पोल के बीच के अंदर, 2 या 4 या 6 जितने भी हैं। छोटी मशीन में 2 पोल होते हैं, बड़ी मशीन होगी तो 8 या 10-12 पोल हो सकते हैं। तो ये जब आर्मेचर घूमेगा और लगातार रोटेट होगा तो इसकी वाइंडिंग जो लपेटी है उसमें से तो ईएमएफ अपने बाहर ले लिया, लेकिन ये जो लोहे का बना था इससे ईएमएफ जो इसमें भी तो ईएमएफ पैदा होगा, वो ईएमएफ अपने कहां बाहर ले रहे हैं? उसका तो यूज में ही नहीं आ रहा। इसमें पैदा होने वाला ईएमएफ आर्मेचर की करोड़ के अंदर, वो ईएमएफ अपने बाहर किसी भी रूप में नहीं लिया जा सकता। और क्योंकि इसमें वोल्टेज पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये चालक है, इसके अंदर प्रतिरोध विद्यमान है, तो इसमें धारा भी चलेगी। और जहां धारा होती है और जहां प्रतिरोध होता है वहां पावर का लॉस होता है, P = I² में R। तो पावर का लॉस होता है आर्मेचर की करोड़ के अंदर, जो कि बेफिजूल का हो रहा है। और अपने को नुकसान ये हो रहा है कि इनपुट पावर दे रहे हैं, आउटपुट पावर वो घट रही है, क्योंकि आर्मेचर की करोड़ खुद पावर लॉस कर रही है। यह पावर लॉस कहलाता है आयरन लॉस। आर्मेचर की कोर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स को काट कर अपने अंदर वोल्टेज पैदा कर कर और पावर का लॉस करना कहलाता है आयरन लॉस। ठीक है साथियों, ये होता है आयरन। फील्ड पोल भी लोहे का बना है, इसमें भी आयरन लॉस होता है, लेकिन बहुत माइनर होता है, कम होता है। मुख्य रूप से आर्मेचर की जो करोड़ है ये सबसे ज्यादा आयरन लॉस करती है। तो अब अपने बात करते हैं आयरन लॉस। मुख्य तौर से आयरन लॉस भी 2 प्रकार के होते हैं। आयरन लॉस भी कितने प्रकार के मिलेंगे आपको? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें एडी करंट, एडी करंट लॉस, और एक लॉस होता है इसके अंदर हिस्टेरिसिस लॉस। 2 प्रकार के लॉस होते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस को समझने से पहले आपको हिस्टेरिसिस कर्व समझ में आना चाहिए, बीएच कर्व, जो कि मैं समझा चुका हूं। 1 घंटे की क्लास मैंने लगाई हुई है चुंबक वाले लेसन के अंदर, और वहां से पहले आप कम से कम हिस्टेरिसिस को कवर कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है और एडी करंट लॉस क्या होता है, ये भी अपने सीख लेते हैं। लेकिन हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा अभी बेसिक बता दूंगा, लेकिन पूरा डीप से समझना है, बीएच कर्व सीखना है तो मेरी एक क्लास है, आप चुंबक वाले लेसन में जब देखोगे, जिसका मैंने क्लास का नाम दिया है बीएच कर्व, वो क्लास के अंदर अब मैंने पूरा डीप बताया है कि किस प्रकार से एक आयरन के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में एक कर्व बनता है, कैसे वो कर्व बनता है, कैसे उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, कैसे उसमें कोर्सिविटी होती है, सब कुछ मैंने बताया था।
लेकिन पहले सीखते हैं एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है दोस्तों कि आर्मेचर की जो करोड़ है, याद कीजिए आर्मेचर की करोड़, उस पर वाइंडिंग लपेटी गई है, जिस पर वाइंडिंग लपेटी है वो कोर है, करोड़, हिंदी में करोड़, इंग्लिश में कोर। तो जो कोर है, क्योंकि ये चालक है, इसके अंदर प्रतिरोध विद्यमान है और इसके अंदर वोल्टेज पैदा हो चुकी है, तो इसमें धारा चलेगी कि नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। वोल्टेज है और जहां पर रेजिस्टेंस है तो वहां पर धारा चलेगी, यदि ओपन सर्किट नहीं है कहीं से तो इसके अंदर धारा चलती है, उस धारा का नाम होता है एडी करंट। इंग्लिश में बोला जाता है हिंदी में बोला जाता है भंवर धारा। तो ये जो एडी करंट है, इसके कारण जो लॉस होगा वो एडी करंट लॉस कहलाता है। ठीक है साथियों, एडी करंट लॉस का फार्मूला आप याद कर लेना, WE अपने इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल के अंदर है तो ये पावर का ही लॉस। तो W माने वाट, पावर का मात्रक वाट, वाट का जो प्रतीक है, सिंबल है, वो W है। इसका फार्मूला आप याद कीजिएगा, Bm² F² और T²। अब ये फार्मूला कैसे बना है मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर लेसन के अंदर, जहां कम से कम अपने 2 से 3 दिन लगाएंगे, 2 से 3 क्लास लगाएंगे, जो अपने केवल लॉसेज पर पढ़ेंगे। इसलिए बेसिक आप सीखो कि एडी करंट लॉस का ये फार्मूला है Bm² F² T²। Bm का मतलब है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। अब फ्लक्स घनत्व क्या होता है, कम से कम मेरे को लगता है आपको ये तो समझ में आ ही चुका है कि फ्लक्स घनत्व क्या है। F है फ्रीक्वेंसी और T का मतलब है थिकनेस ऑफ आर्मेचर करोड़ की जो पत्तियां है, आर्मेचर पत्तियों की मोटाई, थिकनेस कितनी है। देखो साथियों ध्यान से समझना, ये है एडी करंट लॉस का फार्मूला। अब एडी करंट जो लॉस हो रहा है उसको अपने कम करना है। लॉस तो हमने सीख लिया कि एडी करंट लॉस है क्या। एडी करंट लॉस क्या है? आर्मेचर की करोड़ के अंदर वोल्टेज पैदा हुई। क्यों पैदा हुई? क्योंकि उसने चुंबकीय फ्लक्स को काटा है और साथ में वो आर्मेचर कोर घूम भी रही है। तांबे वाली वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा हुई, वो तो अपने बाहर ले ली, लेकिन ये भी चालक का बना है, इसकी वोल्टेज बाहर नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें एक धारा चलेगी, जो धारा एडी करंट कहलाएगी, वो लॉस करेगी। P बराबर I² R के हिसाब से वो लॉस करने वाली है। तो यह लॉस अपना कौन सा लॉस है? एडी करंट। ये तो हमने सीख लिया कि एडी करंट लॉस है क्या। मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप अच्छे ढंग से नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिखते जाइए कि एडी करंट लॉस की परिभाषा क्या है। आर्मेचर की करोड़ के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को काटकर जो एक आर्मेचर की करोड़ में जो धारा चलती है, एक करंट चलती है, ये कहलाती है एडी करंट। और यह भी एक पावर का नुकसान करने वाली है, जिसे अपने बोलने वाले हैं एडी करंट लॉस। तो अब अपने इसको कम करना है, क्योंकि लॉस कम करेंगे तभी तो आउटपुट में पावर अपने को ज्यादा मिलेगी। इनपुट के बराबर तो नहीं, लेकिन उसके आसपास तो मिल जाएगी। लेकिन अगर अपने इसको कम नहीं करेंगे तो आउटपुट में पावर अपने को बहुत ही कम मिलेगी, लॉसेज ज्यादा होने लग जाएंगे। तो इसको अपने कम करना है, एडी करंट लॉस को कम करना है। तो एडी करंट लॉस को कम करना है, जिसमें जो वोल्टेज पैदा हो रही है उसको कम कीजिए, उस वोल्टेज को कम कीजिए आप। तो वोल्टेज को कम कैसे करोगे? आपको इस आर्मेचर करोड़ के अंदर जो धारा चल रही है उस धारा को कम करना है। सीधी सी बात है, धारा को कम करना है आपको, तभी तो ये लॉस कम होगा। जब आई घटेगी तो P अपने आप ही घट जाएगा, बल्कि ज्यादा घटेगा, आई घटेगी तो P उसके स्क्वायर के अंदर घट जाएगा। तो आपको धारा कम करनी है। धारा कम करनी है, करंट आपको कम करनी है, तो इसमें जो वोल्टेज पैदा हो रही है वो कम कर दीजिए। तो वोल्टेज कम आपको पैदा करवानी है तो उसके भी कई तरीके हैं। फ्लक्स को कम करना पड़ेगा या फिर इसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। काफी सारे अपने लैप वेव भी सीखा था, लेकिन ऐसा अपने कर नहीं सकते। अपने ऐसा नहीं कर सकते कि इस आर्मेचर कोर के अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रही है उसको कम कर दें किसी तरीके से। अगर अपने कम कर दिया तो इसके जो ऊपर जो चालक लपेटा है तांबे का, उसमें भी वोल्टेज कम हो जाएगी, तो आगे हमारे लोड को वोल्टेज नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस अनुरूप में इसमें वोल्टेज कम होगी, उसी अनुरूप में जो तांबे की वाइंडिंग है उसमें भी वोल्टेज कम होगी। इसलिए अपने इसके अंदर जो आर्मेचर की कोर है उसमें वोल्टेज को हम कम नहीं कर सकते। तो फिर एक और कोई रास्ता ढूंढा जाए। तो एक और रास्ता ये मिल सकता है
कि करंट को कम करना है तो वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि लोड को हमें लोड पर भी वोल्टेज हमें कम मिलेगी। तो दूसरा तरीका हम ये अपना सकते हैं कि हम प्रतिरोध को बढ़ा दें, क्योंकि प्रतिरोध और धारा आपस में एंटी प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर अपने प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए किसी प्रकार से इस आर्मेचर कोरोड के अंदर, तो इसमें धारा कम चलेगी। इसमें धारा कम चलेगी तो फिर अपना आर्मेचर लॉस भी घट जाएगा। तो अपने इसका प्रतिरोध बढ़ाते हैं। तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए कुछ एक बनावट में चेंज करना पड़ता है। ये जो आर्मेचर कोरोड जब बनाते हैं तो पूरी ठोस नहीं बनाते, लोहे की कोरोड पूरी ठोस नहीं होती। इसको बिल्कुल पतली 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 बारीक पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। जैसे ऐसे बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं, इस प्रकार से पत्तियां होती है। अगर आप मेरी क्लास देखोगे जिसमें मैंने अपने डीसी जनरेटर के पूरे पार्ट्स को खोलकर दिखाया, तो उसमें मैंने आर्मेचर की पत्तियां भी दिखाई थी। तो ये आर्मेचर की बिल्कुल पतली पतली पत्तियां हैं जिनकी मोटाई बहुत ही कम है, 0.5 mm। 0.5 mm के आसपास इन पत्तियों की मोटाई है। तो ये जो पत्तियों की जो मोटाई है ये बहुत ही कम है। और बीच में इसके अंदर यहां है वार्निश, पूरी पत्तियां वार्निश से आलेपित हैं। और वार्निश एक प्रकार का इंसुलेटर है, अचालक है। अब बीच के अंदर इन सब के अंदर मैंने वार्निश भर दी। यहां इसके अंदर हर पत्ती के दूसरी पत्ती के बीच में क्या है, वार्निश है, इंसुलेटर है। तो कहां तो पूरा ये बड़ा चालक था और कहां पतली पतली पत्तियां होगी लोहे की और उसके बीच में इंसुलेशन भरा गया है वार्निश का। तो ये जो पत्ती है ये दूसरी पत्ती से आइसोलेट है, अलग है, दोनों का आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ये इससे आइसोलेट है, ये दूसरे से आइसोलेट है, तीसरी से वो आइसोलेट है। सब पत्तियां आपस में पृथक पृथक है, आपस में जुड़ी नहीं है। तो पृथक पृथक से क्या बेनिफिट होगा कि इस पत्ती में अलग वोल्टेज पैदा होगी, उस पत्ती में अलग होगी, यहां अलग होगी, यहां अलग होगी। सब पत्तियों में अलग अलग धारा चलेगी, जो कि पहले वाली धारा से जो अगर अपने पत्तियों के रूप में नहीं बनाते तो उसमें जो धारा चलती उस धारा से ये धारा क्या होगी, इन सब का जो जोड़ होगा वो कम होगी, क्योंकि बीच में क्या भरा गया है, इंसुलेशन भरा गया है। क्योंकि अगर इस इंसुलेशन को अपने नहीं भरते और इसके बीच में भी मतलब सारा ये शॉर्ट होता तो फिर इसके अंदर धारा का मान ज्यादा मिलता। बीच में एक इंसुलेशन भर दिया गया है जो कि वोल्टेज को तो नहीं कम कर रहा, लेकिन जो प्रतिरोध है उसको बढ़ा रहा है। जो आर्मेचर का जो टोटल आर्मेचर कोर का जो टोटल रेजिस्टेंस आना चाहिए था वो रेजिस्टेंस अब बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि बीच में क्या भर दिया गया है, इंसुलेशन भर दिया गया है। तो इंसुलेशन भरने के कारण पूरी आर्मेचर की कोर का रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण आर्मेचर धारा घटेगी और धारा घटने के कारण ये जो एडी करंट लॉस था ये भी घट जाएगा। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एडी करंट लॉस को कम करने का क्या उपाय है, तो आर्मेचर की कोर को लेमिनेटेड का मतलब प्रत्येक पत्तियां आपस में लेमिनेशंस हैं। लेमिनेशंस वार्निश की गई है, वार्निश आलेपित लेमिनेटेड पत्तियों के रूप में बनाया गया है, पूरा ठोस नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एडी करंट लॉस का फार्मूला Bm² F² T²। T माने यही पत्तियों की मोटाई, अगर मोटाई कम है तो We भी कम होगा और इसका मात्रक क्या निकलेगा हमारे पास में, वाट। तो एडी करंट लॉस को कम करने का उपाय क्या है, आर्मेचर कोर को पत्तियों के रूप में बनाओ, प्रत्येक पत्ती वार्निश होनी चाहिए और लेमिनेशन किसका होना चाहिए, वार्निश का। तो अगर अपने इसको पूरी एक लाइन में बोलेंगे तो आर्मेचर की कोर लेमिनेटेड वार्निश आलेपित पत्तियों से मिलकर बनी होती है। इन पत्तियों की अगर मोटाई की बात की जाए तो लगभग 0.3 से 0.5 mm मिलीमीटर, बहुत ही कम मोटाई है। और जितनी कम मोटाई होगी उतना ही उसमें आयरन लॉस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है साथियों, तो ये अपने आयरन लॉस को अब कम कर दिया गया है। किसके द्वारा कम किया है वो तरीका मैंने आपको बता दिया। अब एक आयरन लॉस का दूसरा प्रकार हिस्टेरिसिस लॉस, ये भी हो रहा है उस आर्मेचर कोर के अंदर। अब याद कीजिए हिस्टेरिसिस लॉस क्या था। हिस्टेरिसिस लॉस क्या था कि जब अपने
चुंबकन बल H का मान बढ़ाते थे तो B का मान भी बढ़ता था, और H का मान बढ़ाते 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 एक ऐसी कंडीशन आ जाती थी जिस पर अपने अगर H का मान ज्यादा भी किया जाए तो B का मान नहीं बढ़ता था। उस कंडीशन को हम बोलते थे सैचुरेशन कंडीशन, पोल की संतृप्त अवस्था। उसके बाद H का मान यदि घटाया जाए, H का मान यदि घटाया जाए तो B का मान भी घटेगा, B का मान घटेगा, और H का मान 0 हो जाने पर B का मान 0 नहीं होता था, कुछ उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व बच जाता था। और इस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए जो पावर लगाएंगे, जो कि फालतू का ही नुकसान होगा, वो नुकसान कहलाता है हिस्टेरिसिस लॉस। अगर किसी भी साथी को ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, टेक्निकल जो ये बात बता रहा हूं समझ में नहीं आ रही है, तो आपको एक क्लास देखनी पड़ेगी मेरी, जो कि चुंबक वाले लेसन में मिलेगी आपको। शायद क्लास नंबर मेरे को कंफर्म याद नहीं है, लेकिन चुंबक वाला लेसन है और उसकी शायद अंतिम या उससे एक दो पहले की क्लास होगी, प्रारंभ में तो नहीं थी। BH करव उस क्लास का नाम मिलेगा आपको, उसमें पूरा विस्तार से आपको सीखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमने BH करव बनाया था, यहां अपने H था, यहां B था, H का मान बढ़ेगा, B का मान बढ़ता है। B को भी समझने के लिए आप सीख सकते हो कि चुंबकीय फ्लक्स ही मानो, चुंबकीय लाइनें। जब H का मान बढ़ेगा तो B का मान बढ़ता है, H का मान जब 0 पर आ जाता है तो B का मान 0 पर नहीं आता, और उस 0 पर लाने के लिए फालतू कितनी पावर लगानी पड़ती है, यह पावर कहलाती है नुकसान पावर का हिस्टेरिसिस लॉस। समझ में नहीं आया तो कोई डरने वाली बात नहीं, एक बार मेरी वो क्लास जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस वही है कि उस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए, रीशेड्यूल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए लगाई गई पावर। इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा वैसे ही बताऊं तो किस तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, देखो साथियों, मैं समझाने के प्रयास करता हूं। वैसे टेक्निकल बातें जो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है वो तो हिस्टेरिसिस लॉस आपको सीखना पड़ेगा, जो कि मेरी क्लास में आपको मिल जाएगा। लेकिन वैसे ही सीखना है आपको, थोड़ा सा जनरल नॉलेज लेना है, तो मैं एक बार वैसे बता देता हूं अगर आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारी आर्मेचर कोर है, इसके अंदर क्या होगा कि यहां पर आर्मेचर कोर घूम रही है, लगातार रोटेट कर रही है, इसमें धारा भी चल रही है जिसका नाम हम सीख चुके हैं, एडी करंट लॉस है उस धारा का नाम। जहां धारा वहां फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा। ये हमें ओरेस्टेड ने बता दिया था 1803 ईस्वी के अंदर कि जब कभी भी किसी भी चालक में धारा दी जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो इसके अंदर आर्मेचर कोर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक है। जब इसमें धारा दी जा रही है, धारा है इसके अंदर, तो इसमें चुंबक है। अब एसी का एक रूल होता है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि आर्मेचर के अंदर जो पैदा होती है वोल्टेज वो एसी होती है। एसी का एक रूल है कि वो कभी भी अपना मान कांस्टेंट नहीं रखती, कभी बढ़ती है कभी घटती है। ये तो हम सीख चुके हैं, एसी थ्योरी का इतना अच्छा लेसन भी किया, कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 क्लास में उसकी भी थी। तो एसी की धारा कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो इस प्रकार से उसका अपने वेव फॉर्म भी बनाया था, इस प्रकार से घटती बढ़ती रहती है। तो ध्यान से समझना, ये आर्मेचर की कोर है, इसके अंदर धारा चल रही है, वो धारा कभी ज्यादा है कभी कम है, कभी जीरो भी है, कभी उसमें धारा का मान जीरो भी है, क्योंकि एसी का तो वक्र ऐसा ही है, कभी धारा बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी नेगेटिव में भी जाएगी, है ना। अपने सीख चुके हैं, ये तो एक चक्कर पूरा हुआ 360 डिग्री का। ऐसे ही भारत के अंदर जो अपने कोई भी मशीन है वो 50 वोल्टेज पर काम करती है, कम से कम जो एसी की मशीन है वो सारी 50 वोल्टेज पर काम करेंगी। तो ये आर्मेचर की कोर है, इसमें धारा चल रही है, वो धारा कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। धारा जिस अनुपात में बढ़ घट रही है उसी अनुपात में फ्लक्स भी घट बढ़ रहा है, फ्लक्स माने चुंबक घट बढ़ रहा है। धारा कम हुई चुंबक घटा, धारा बढ़ी चुंबक बढ़ा। धारा घट बढ़ क्यों रही है? क्योंकि इसके अंदर आर्मेचर कोर में जो वोल्टेज पैदा हो रही है वो एसी पैदा हो रही है, डीसी पैदा नहीं हो रही। तो इसके अंदर एसी पैदा हो रही है, उसके अनुसार इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, उसके अनुसार धारा भी कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। अब धारा कभी कम हो रही है तो चुंबक भी कम हो रहा है, धारा बढ़ रही है तो चुंबक भी बढ़ रहा है। किसका चुंबक बढ़ रहा है? इस आर्मेचर कोर का। हम अभी वाइंडिंग वाले चुंबक की बात नहीं कर रहे, इसके ऊपर जो वाइंडिंग लपेटी गई उसके चुंबक की बात हम अभी नहीं कर रहे।
तो ये जो करोड़ है जिसके अंदर वोल्टेज घटने बढ़ने से करंट भी घट बढ़ रही है, जिसके कारण चुंबक भी घट बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है, अगर मैं आपको वैसे ही समझ लीजिए, अगर करंट इसमें जीरो हो गई, यहां करंट अगर जीरो हो गई, करंट जीरो हो गई, तो एक इसमें बल होता है जो कि चुंबक को निकाल रहा है, जिसे अपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। इसका मात्रक भी हमने सीखा था, न्यूटन एम्पियर पर मीटर होता है। तो ये जो इसमें जो बल लग रहा है जो चुंबक को निकाल रहा है, धारा जीरो होने पर क्या उसको जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि धारा जीरो तो कहां से वो बल आएगा बताइए? बल तो आएगा नहीं। वो जब धारा ही जीरो हो गई तो चुंबक क्यों बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन बनता है। धारा जीरो हो जाने पर आर्मेचर करोड़ के अंदर फिर भी चुंबक बनता है। अब उस चुंबक को खत्म करना है। समझ रहे हो शायद आप कि अगर अपने आर्मेचर करोड़ के अंदर धारा जीरो कर दी जाए तो फिर भी उसके अंदर चुंबक कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, जीरो नहीं होता, जबकि हो जाना चाहिए था जीरो। अगर जीरो हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसका नुकसान भी होगा जो कि हम आगे सीखेंगे। अगर ये धारा जीरो हो जाने पर चुंबक भी जीरो हो जाता तब तो ये हिस्टैरिसीस लॉस होता नहीं, क्योंकि उस अवशिष्ट चुंबकत्व को हम खत्म करने के लिए पावर नहीं लगाते कोई फालतू की। लेकिन ये थोड़ा सा चुंबक बच जा रहा है, उस चुंबक का नाम है अवशिष्ट चुंबकत्व, और उसको खत्म करने के लिए एक पावर लगाई जा रही है जो कि सप्लाई खुद ही लगा रही है, अपने हाथ से कुछ पावर नहीं लगा रहे, जो सप्लाई खुद पावर लगा रही है उस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए। ये जो पावर है, ये जो पावर है जो कि उस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए लगाई जा रही है, जो कि फालतू का ही नुकसान हो रहा है, वह पावर लॉस कहलाती है हिस्टैरिसीस लॉस। और हिस्टैरिसीस लॉस का जो फार्मूला है वो याद रख लीजिएगा आप, WH नीटा BM फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम V, BM की पावर 1.6, फ्रीक्वेंसी की कई बुक में स्क्वायर भी मिलती है, या इससे अपने कोई ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि ये जो लॉसेज हो रहे हैं ये AC के कारण हो रहे हैं। DC अगर सप्लाई पैदा हो जाती तो लॉस का नाम ही नहीं होता, आयरन लॉस तो कम से कम होता ही नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी का तो छोड़ो मैटर, V माने वॉल्यूम, कि उस करोड़ का वॉल्यूम माने आयतन कितना है। आयतन कितना है, आयतन का बारे में आपने मैथ के अंदर पढ़ेंगे कि कोई भी पदार्थ द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो उसका आयतन वॉल्यूम कहलाता है। काफी सारी चीजों का वॉल्यूम निकालना भी सीखेंगे अपने, घन, घनाभ, गोला, ठीक है। उसके अलावा अपने क्यूबॉइड का, शंकु का निकालना भी सीखेंगे आयतन। तो WH, H माने हिस्टैरिसीस, W माने वाट, हिस्टैरिसीस का वाट कितना होगा, तो नीटा, नीटा क्या है, यही तो सब कुछ मैटर कर रहा है। अब इस लॉस को हमें कम करना है, कम करना है तो अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करना पड़ेगा जो बच रहा है उसके अंदर। अगर वो कम बचने लग जाए, अगर अवशिष्ट चुंबकत्व कम बचने लग जाए तो अपने पावर का नुकसान भी नहीं होगा, हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होगा ना। अगर ये बिल्कुल जीरो हो जाए B का मान, फिर अपने हिस्टैरिसीस लॉस तो होगा ही नहीं। तो इस अवशिष्ट चुंबकत्व को अपने आप खत्म करना है, तो पूरा जीरो तो नहीं कर सकते अपने, पूरा जीरो करना है तो आयरन की जो करोड़ है उसको हटा ही दीजिए, कोई ऐसे पदार्थ की करोड़ लगाइए जिसके अंदर कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व बचे ही ना। जैसे कोई लकड़ी की करोड़ लगा दी जाए मान लीजिए, तो उसमें ना तो चुंबक पैदा होगा ना उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा होगा। लेकिन ऐसा अपने नहीं कर सकते। अपने एक उपाय कर सकते हैं कि जो आयरन की जो पूरी करोड़ थी उसमें थोड़ा बहुत भाग हम सिलिकॉन धातु का यदि मिला दिया जाए तो उसमें जो ये जो इतना सारा अवशिष्ट चुंबकत्व बच रहा था वो थोड़ा बचने लग जाएगा, थोड़ा बचने लग जाएगा, थोड़ा बचेगा तो उसको खत्म करने के लिए पावर भी थोड़ी लगेगी। तो ये जो BH जो इतना अवशिष्ट चुंबकत्व बच रहा है ये आयरन का है मान लीजिए, लेकिन सिलिकॉन का अगर BH कर्व देखोगे तो बहुत ही छोटा सा होता है। तो आयरन के अंदर सिलिकॉन धातु मिला दी, आयरन के अंदर सिलिकॉन धातु मिला देने से क्या होगा, मैं आपको थोड़ा हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में अगर इसका थोड़ा अपने देखें तो ये इतना सारा हो रहा है, इतना सारा, ये यहां से A से लगाकर B तक ये अवशिष्ट चुंबकत्व है और B से लगा के C तक ये पावर का नुकसान हो रहा है, ये केवल आयरन का है। और सिलिकॉन का अगर मैं बनाऊं तो ये सिलिकॉन का मान लीजिए आप, ये सिलिकॉन का
हिस्टेरिसिस वक्र है। अब ये इसके अंदर मिलाओ तो अपने को रिजल्टेंट जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कुछ, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व थोड़ा बचा तो उसको खत्म करने के लिए लगाएगी पावर भी बिल्कुल थोड़ी सी है, तो थोड़ी सी पावर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा पावर का नुकसान हो रहा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा पावर का नुकसान हो रहा है तो वो गलत है। तो आयरन के अंदर सिलिकॉन धातु मिला देने से हिस्टेरिसिस कर्व जो है वो छोटा हो जाता है, पावर का नुकसान छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर दिया जाता है। तो साथियों ये आयरन लॉस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दोबारा फिर से सीखिए, मैं आपको पूरा ये सारा कुछ अब आपको लिखा कर बता देता हूं कि किस प्रकार से अपने इसको लिखना है। इसको अपने एक डायग्राम से सीखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आयरन लॉस, ये डीसी जनरेटर का पहला लॉस है। ये दो प्रकार का है, एक तो है एडी करंट और एक है हिस्टेरिसिस। दो प्रकार के लॉस ये आयरन लॉस कर रहा है। एडी करंट के लॉस क्या था कि आर्मेचर कोर में चुंबकीय फ्लक्स को काटकर वोल्टेज पैदा करने पर धारा चलने के कारण होने वाला पावर का नुकसान कहलाता है एडी करंट लॉस। और जो करंट चलती है वो एडी करंट है। कम करना है, ये तो है परिभाषा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडी करंट लॉस। और अपने अगर इसको कम करना है, रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर्मेचर कोर को वार्निश कैसे बनाते हैं? मेथिलेटेड स्पिरिट के अंदर घोलकर वार्निश को बनाया जाता है। आर्मेचर कोर को वार्निश आलेपित शेलेक और मेथिलेटेड स्पिरिट को घोलकर वार्निश बनाई जाती है। ये द्रव्य रूप होता है, बाद में कठोर रूप ले लेता है। आर्मेचर कोर को वार्निश आलेपित लेमिनेटेड पत्तियों से बनाया जाता है, पत्तियों से बनाकर इसको अपने रिड्यूस किया जा सकता है। और फार्मूला इसका एडी करंट का होता है bm स्क्वायर f स्क्वायर t स्क्वायर। t इज द थिकनेस ऑफ पत्तियों की मोटाई है और मात्रक क्या आएगा इसका? वाट, क्योंकि है तो पावर का ही नुकसान और पावर का मात्रक वाट। ये एडी करंट लॉस कंप्लीट हुआ हमारा। हिस्टेरिसिस लॉस की अगर परिभाषा लिखोगे तो मैं परिभाषा आपको अच्छे ढंग से समझा चुका हूं साथियों अपने चुंबक वाले लेसन के अंदर, तो वहां से इसको आप नोट कर लीजिएगा। परिभाषा अपने इसकी लिखेंगे तो छोटा सा मैं अगर कुछ बताना चाहूँ तो ऐसा लिख सकते हैं कि आर्मेचर कोर में, क्योंकि आर्मेचर के अंदर ही कर रहे हैं अपने, आर्मेचर कोर में चुंबकीय बल का मान शून्य हो जाने पर भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान शून्य नहीं होता, क्योंकि एक प्रकार की आयरन कोर की ये प्रॉपर्टी ही है, उसका गुण ही है कि वो जीरो करता नहीं है। पर भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान शून्य नहीं होता, जिसको खत्म करने के लिए, जिसको माने उस चुंबकीय क्षेत्र जो बच गया उसको खत्म करने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए लगाई गई पावर हिस्टेरिसिस लॉस, हिंदी में बोलते हैं शकील्य हानि, तो हिस्टेरिसिस लॉस कहलाती है। हिस्टेरिसिस लॉस ये सीधा आपने लिख चुके हैं, पावर हिस्टेरिसिस लॉस है। ठीक है, ये इसकी होगी परिभाषा। इसको रिड्यूस करना है, कम करना है, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना है तो कम कर दीजिए। कैसे कम करेंगे?
सिलिकॉन मिलाकर, क्योंकि सिलिकॉन का हिस्टेरिसिस कर्व बहुत छोटा है, आयरन में मिला देंगे तो आयरन को भी छोटा कर देगा। आयरन को छोटा मतलब हिस्टेरिसिस लॉस को उसको छोटा कर देगा। तो आर्मेचर कोर में SI मिलाकर, सब इंस्पेक्टर नहीं, सिलिकॉन मिलाकर, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी अपने आगे बहुत सीखेंगे। सिलिकॉन धातुओं से अपने डायोड्स भी बनते हैं, बहुत प्रकार के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं सिलिकॉन से, लगभग बैरियर पोटेंशियल वगैरह सब कुछ सीखेंगे। तो आर्मेचर में सिलिकॉन मिलाकर अपने हिस्टेरिसिस लॉस को कम किया जाता है। फार्मूला इसका होता है WH बराबर BM 1.6 फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम, BM की पावर 1.6, और एक होता है नीटा, नीटा तो लिखना पड़ेगा। नीटा क्या है? नीटा है कि जो आर्मेचर की जो क्रोड है या कोई भी पदार्थ है उसका एक कांस्टेंट होता है नीटा, एक हिस्टेरिसिस नियतांक होता है जो कि फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। वह हिस्टेरिसिस नियतांक सिलिकॉन का तो बहुत ही कम होता है, आयरन का ज्यादा होता है। इसलिए आयरन में अगर सिलिकॉन मिला दिया जाता है तो वो टोटल जो कांस्टेंट है उसको घटा देता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिस्टेरिसिस लॉस सिलिकॉन मिलाने से कम क्यों हो जाता है, अगर फार्मूले के रूप में पूछा जाए तो कौन सी चीज घट रही है? BM नहीं घट रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं घट रही, वॉल्यूम नहीं घट रहा, आर्मेचर क्रोड का क्या घट रहा है? नीटा घट रहा है। कहां तो लोहे का नीटा 1000 के आसपास बहुत ही ज्यादा था, और सिलिकॉन का नीटा तो बहुत ही कम होता है। कंफर्म आंकड़ा मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंटों में कुछ होता है। तो उस आयरन के अंदर सिलिकॉन मिला दिए तो वो टोटल जो नीटा था उसको कम कर देगा, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट को कम कर देगा, और ये कम होने पर WH अपने आप कम हो जाएगा। तो यहां अपना ये आयरन लॉस कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद आयरन लॉस तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयरन लॉस कभी भी लोड के साथ में घटता बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि आर्मेचर के ऊपर आपने लोड ज्यादा लगा दिया तो आयरन लॉस ज्यादा होने लग जाएगा या कम होने लग जाएगा। लोड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पूछा जाता है कि आयरन लॉस, अपने कोई भी मशीन का नाम दे देगा, सभी मशीनों में सेम रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉस है जो कि लोड के साथ चेंज नहीं होता। लोड के साथ चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये कांस्टेंट लोड है, सॉरी कांस्टेंट लॉस है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कांस्टेंट लॉस है। कांस्टेंट माने लोड के साथ में चेंज नहीं कर रहा। तो लोड आप चाहे लगाओ या ना लगाओ, लोड है चाहे नहीं है, चाहे फुल लोड है चाहे आधा लोड है, कितना भी लोड है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि इसका जो मेन मकसद है आयरन लॉस का पैदा होना, वो चुंबकीय क्षेत्र को काटकर है, फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र को काटकर। अगर आपको ये लॉस कम करना है तो वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो वोल्टेज के साथ में इसका रिलेशन है, WI आयरन लॉस इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज के साथ में तो इसका रिलेशन है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल में है, समानुपात में है। लेकिन लोड के साथ में इसका कोई मतलब नहीं है। तो पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांस्टेंट लॉस है, तो क्या उत्तर आएगा? आयरन लॉस। ये कभी भी लोड के साथ में चेंज नहीं होता। क्योंकि अगर थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो पता लगाओ कि आयरन लॉस पैदा कैसे हो रहा है। क्या वो लोड लगाने से पैदा हो रहा है या वो चुंबकीय क्षेत्र को काट कर पैदा हो रहा है? तो लोड का तो हमने इस पूरे आयरन लॉस में नाम ही नहीं लिया था। तो लोड के साथ में इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है फील्ड पोल के चुंबकीय क्षेत्र को कितना इसने काटा है और अपनी वाइंडिंग में कितनी वोल्टेज पैदा करी है। तो WI इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो ये कांस्टेंट लोड लॉस है जो कि लोड के अनुसार चेंज नहीं होता। नेक्स्ट हम सीखते हैं सेकंड लॉस, और वो सेकंड लॉस है हमारा कॉपर लॉस। डीसी जनरेटर के लॉसेस, सेकंड लॉस हमारा है कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस क्या चीज है? तो ये तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आयरन लॉस समझने में दिक्कत आती है, लेकिन कॉपर लॉस तो बहुत आसान है। कॉपर लॉस का मतलब डीसी जनरेटर में
कौन सी चीज कॉपर की बनी है, तांबे की क्या चीज बनी है जिसके अंदर धारा चल रही है, क्योंकि धारा चलेगी तो ही लॉस होगा, धारा नहीं चलेगी तो लॉस नहीं होगा। चाहे आयरन है, चाहे कॉपर है, चाहे कौन सा भी है। मेनली अपने दो की बात करें तो कॉपर लॉस है। धारा किस में चल रही, तांबे की एक ऐसी कोई चीज ढूंढो डीसी जनरेटर में जिसमें धारा चल रही हो। तो फील्ड पोल के ऊपर जो वाइंडिंग लपेटी है उसमें धारा चलती है, तभी चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। और आर्मेचर के वाइंडिंग के ऊपर लोड लगा दिया जाए, अब नाम आ रहा है लोड का, लोड लगा दिया जाए तो आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर भी धारा चलने लग जाती है। पहले तक तो धारा नहीं चल रही थी। ये हमारा फील्ड पोल है जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी गई है, एक पोल N और एक पोल S। इसको अपने कोई बैटरी से जोड़ा है या किसी भी एक डीसी सोर्स से जोड़कर इसके अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा रहा है। और यहाँ आर्मेचर है जिसके ऊपर भी वाइंडिंग लपेटी है और उन वाइंडिंग से आगे आपने स्लिप कम्यूटेटर लगाकर और अपने यहाँ पर लोड जोड़ दिया गया है, यहाँ पर अपने वाइंडिंग से लोड जोड़ दिया। जब तक आर्मेचर पर आप लोड नहीं लगाओगे तब तक आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर धारा नहीं चलने वाली, क्योंकि धारा चलाने के लिए आपको सर्किट पूरा करना पड़ेगा और सर्किट पूरा तभी हो पाएगा जब आप आर्मेचर के टर्मिनल पर लोड लगा दोगे। तो कॉपर लॉस क्या होता है, जैसे ही आप आर्मेचर की वाइंडिंग पर लोड लगा दोगे तो आर्मेचर की वाइंडिंग में धारा चलने लग गई और आर्मेचर की वाइंडिंग का प्रतिरोध भी है, धारा और प्रतिरोध दोनों शामिल हो चुके हैं और यहां नुकसान होने लग जाएगा पावर का। तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है ये नुकसान करेगी तो ये आर्मेचर का कॉपर लॉस है, क्योंकि हम इसको भी सप्लाई दे रहे हैं। अगर ये परमानेंट पोल है, स्थायी चुंबक है, तब तो इसके अंदर कॉपर लॉस पोल के अंदर तो कम से कम नहीं होगा। लेकिन सभी जो जनरेटर होते हैं डीसी सीरीज, शंट, कंपाउंड, उन सब के अंदर ये सेपरेटली एक्साइटेड नहीं होता, सेल्फ एक्साइटेड होता है। इसलिए यहाँ पे वाइंडिंग में करंट चलती है और उस करंट के कारण कॉपर लॉस, कॉपर की वाइंडिंग बनी है वो लॉस करती है I²R के अनुसार। अगर अपने आर्मेचर का लगाना है, निकालना है तो आर्मेचर का कॉपर लॉस निकल जाएगा, और अगर आपको फील्ड का निकालना है तो I²FRF, फील्ड का कितना रेजिस्टेंस और फील्ड में धारा कितनी चल रही है, दोनों का जोड़ कर दीजिए, ये आपके पास में टोटल कॉपर लॉस आ जाएगा। TT टोटल कॉपर लॉस, आर्मेचर का कितना है और फील्ड का कितना है। अब यहां ये तो फिक्स है, इसका तो लोड के साथ मतलब नहीं है, लेकिन आर्मेचर का जो लॉस है वो लोड के अनुसार घटता बढ़ता है। लोड ज्यादा होगा तो काफी ज्यादा होगा, लोड कम होगा तो काफी कम होगा, लेकिन ये फिक्स रहता है। लेकिन टोटल का जो प्रभाव आएगा वो लोड के अनुसार से घटने बढ़ने पर टोटल में इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एक प्रकार का लॉस है जो कि लोड के साथ में घटता या बढ़ता है, तो वो लॉस कौन सा है, कॉपर लॉस। क्योंकि लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर की वाइंडिंग में चलने वाली धारा का मान बढ़ेगा, और वो धारा बढ़ेगी तो आर्मेचर के ऊपर जो कॉपर लॉस जो हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। तो ये लॉस लोड पर डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है, स्क्वायर के अनुसार से डिपेंड कर रहा है। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, ट्रांसफॉर्मर लेसन के अंदर इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, डीसी जनरेटर में भी आते हैं, लेकिन अपने एक बार ही करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर में इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे, और कंपटीशन में हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, कॉपर लॉस से आते हैं कि लोड का मान पहले इतना था अब इतना कर दिया तो बताइए कि अब कॉपर लॉस कितना होगा। लोड का मान पहले अपने इतना वाट था, अब लोड का मान अपने इतना वाट कर दिया, तो बताइए कॉपर लॉस में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। वो सारा कुछ हम सीखेंगे न्यूमेरिकल भी। लेकिन कॉपर लॉस आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर की वाइंडिंग और फील्ड पोल में वाइंडिंग दोनों के कारण होने वाला कॉपर का नुकसान कॉपर लॉस कहलाता है। ये फार्मूला हमारे पास में ये रहे, तो ये कॉपर लॉस है जो कि लोड के साथ में घटेगा और बढ़ेगा। इसके बाद तीसरा हमारा लॉस बच जाता है, और वो लॉस है मैकेनिकल लॉस, यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षति का मतलब क्या होता है कि अपने आर्मेचर क्योंकि रोटेटिंग पार्ट है, घूम रहा है तो वो कुछ ना कुछ घर्षण भी करता है।
बेरिंग्स का घर्षण होता है। अगर बेरिंग्स अच्छे नहीं है, प्रॉपर उनमें ग्रीसिंग नहीं की गई है, तो वो घर्षण करेंगे और घर्षण के कारण टोटल आउटपुट में पावर में कमी आएगी। जितना ज्यादा घर्षण होगा उतनी आउटपुट में पावर में कमी आएगी। अगर घर्षण नहीं होगा तो फिर आउटपुट पावर भी हमारी अच्छी मिलेगी। तो ये मैकेनिकल लॉस है। बेरिंग्स का घर्षण, कोई एयर का घर्षण हो रहा है, तो ये जो घर्षण के कारण इसको मैकेनिकल लॉस को अपने फ्रिक्शन लॉस भी बोला जाता है। इसको अपने फ्रिक्शन लॉस भी बोलते हैं। फ्रिक्शन माने घर्षण क्षति। तो एक ही बात है, मैकेनिकल लॉस या फ्रिक्शन लॉस। बेरिंग्स का घर्षण, एयर का घर्षण, जो भी घर्षण के कारण जो नुकसान हो रहा है पावर का, आउटपुट में पावर कम मिल रही है, वो मैकेनिकल लॉस है। और इसका भी लोड से कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट लोड है, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट लॉस है। तो दो कांस्टेंट लॉस होते हैं डीसी जनरेटर में, एक तो होता है आयरन और एक होता है मैकेनिकल। जो लॉस है वो कांस्टेंट है, इसलिए दोनों को एक नाम दे दिया जाता है स्ट्रे लॉस, STRAY, स्ट्रे लॉस, जो कि आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, ML, मैकेनिकल लॉस, दोनों का जो जोड़ है वो स्ट्रे लॉस कहलाता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्ट्रे लॉस क्या होता है या किसके बराबर होता है। तो पूछा गया है प्रश्न ये, आयरन लॉस प्लस में मैकेनिकल लॉस, दोनों कांस्टेंट लॉस है, दोनों का जो जोड़ है वो स्ट्रे लॉस कहलाता है। दोनों मतलब अलग से कोई लॉस नहीं हो रहा, दोनों का जोड़ हुआ वो स्ट्रे कहलाया। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमारे डीसी जनरेटर का आज बहुत महत्वपूर्ण जो क्लास थी वो खत्म होने जा रही है, जिसके अंतर्गत हमने डीसी जनरेटर के लॉसेज पढ़े हैं, क्षतियां पढ़ी हैं। क्षतियां क्या थी, एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं कि जितनी इनपुट में पावर दी उतनी आउटपुट में पावर नहीं मिली अपने को। तो इनपुट में पावर आउटपुट में पावर में जो अंतर आया वो अंतर किसके कारण आया, लॉस के कारण। तीन प्रकार के लॉस थे, आयरन, कॉपर और मैकेनिकल। आयरन को दो प्रकार में बांटा, एडी करंट और हिस्टेरिसिस, जो कि लोहे की वस्तु थी, आर्मेचर कोरोड, जिसमें धारा चल रही थी और धारा चलने के कारण दोनों लॉस हो रहे थे, एडी करंट और हिस्टेरिसिस। उसके बाद हमने कॉपर लॉस पढ़ा। कॉपर की बाइंडिंग के अंदर धारा चलती है, उस धारा के कारण जो लॉस होता है, क्योंकि धारा चलेगी और प्रतिरोध उसमें तो होता ही है, हर पदार्थ में प्रतिरोध विद्यमान है। अगर कॉपर की जगह अगर चांदी की वायर यूज में ले लेंगे तो जो कॉपर लॉस बोल रहे हैं वो चांदी लॉस हो जाएगा, तो वो घट जाएगा क्योंकि चांदी का रेजिस्टेंस कम है। तो इस प्रकार से अच्छी अगर अपने कंडक्टर यूज करेंगे तो उसके अंदर ये फिर लॉसेज घट जाते हैं। इसलिए साथियों, तो ये लॉसेज वाला हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसके साथ साथ ही मैं आपको थोड़ा सा दक्षता के बारे में भी बता देता हूं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक कर लेते हैं और इस लेसन को आज अपने खत्म ही करते हैं। डीसी जनरेटर की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर, दक्षता। क्योंकि क्षतियां समझ में आ गई तो दक्षता तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। डीसी जनरेटर की दक्षता, दक्षता का मतलब होता है वही बात, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर नहीं आई, सॉरी आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर में अपने को नहीं मिली। इसका मुख्य कारण क्या था, लॉसेज। इन दोनों का जो अंतर है, इनपुट में 100 वाट दी, आउटपुट में 80 वाट मिली, दोनों का जो अंतर 20 वाट, वो तो हो गया हमारा लॉसेज। लेकिन दोनों का जो अनुपात है वह कहलाता है दक्षता। दक्षता का प्रतीक होता है वो नीटा या ईटा बोलते हैं, और नीटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालते हैं हमेशा अपने। आउटपुट में कितनी पावर मिली है, इनपुट में कितनी पावर दी है, क्योंकि इनपुट ये चीज बड़ी होगी, ये चीज छोटी होगी, तो छोटी में बड़ी का भाग लगाओगे तो हमेशा 1 से कम मिलेगा आपको। छोटी कोई भी राशि है उसमें बड़ी राशि का भाग लगाओगे तो हमेशा 1 से क्या मिलेगा, कम। तो दक्षता कभी भी 100% नहीं होती, दक्षता कभी भी 100% नहीं मिलेगी, यानी कि 100% से हमेशा ही आपको क्या मिलेगी, वो कम ही मिलेगी। तो आउटपुट में कितनी पावर और इनपुट में कितनी पावर, आउटपुट पावर क्योंकि अपने को पावर वाट में मिल रही है तो वाट में, वाट,
और इनपुट में अगर अपने कोई मोटर लगा रखी है तो उसकी रेटिंग एचपी में है, उसको 735.5 से गुणा कर दीजिए तो वाट में चेंज हो जाएगा, इनटू में 100। एक बात ध्यान रखना है, हमेशा कभी भी कोई भी राशि का भाग दो या जोड़ करो या घटाव करो या गुणा करो तो कम से कम एक काम सबसे पहले कर लीजिए आप कि उनकी यूनिट जो इकाइयां हैं वो बराबर कर लेनी है। अगर ये एचपी में है और ये वाट में है, सीधा आप इसको कट नहीं कर सकते। 5 एचपी की मोटर है और अपने को अल्टरनेटर डीसी जनरेटर 50 वाट पावर दे रहा है तो 50 में 5 का भाग नहीं लगाना। 5 को पहले 735.5 से गुणा किया, वाट में चेंज किया। इकाइयां बराबर होगी तभी उसका जोड़ घटाव गुणा भाग हो सकता है। इकाइयां बराबर नहीं है तो जोड़ घटाव गुणा भाग आप कभी भी करोगे उत्तर गलत आएगा, नहीं होता ऐसा कभी भी। तो आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर इनटू में 100, ये दक्षता है। दक्षता कभी भी 100% नहीं मिलने वाली आपको। उसका कारण क्या है? लॉसेज। पूछा जा सकता है कि डीसी जनरेटर की या कोई भी मशीन का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर नहीं है या दक्षता का मान 100% नहीं है, तो क्या कारण है? तो कारण क्या है? लॉसेज। और लॉसेज अपने पढ़ चुके हैं। तो दक्षता इसका कोई मात्रक नहीं है क्योंकि सेम यूनिट है, आपस में कट हो जाएंगी तो कोई मात्रक बनेगा नहीं। तो इस प्रकार से ये दक्षता का टॉपिक है, ये भी हमारा यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है। और एक बात थोड़ा आप समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं। आइडियल डीसी जनरेटर, हिंदी में बोलेंगे अपने आदर्श डीसी जनरेटर। आइडियल डीसी जनरेटर, आइडियल डीसी जनरेटर क्या होता है? कल्पना है, मानना है हमने कि एक ऐसा जनरेटर जिसकी दक्षता 100% है। दक्षता 100% करने के लिए लॉस को कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा, जो कि असंभव है। लेकिन मान लें कि ऐसा कोई मशीन है डीसी जनरेटर जिसके अंदर लॉस हो ही नहीं रहा, बिल्कुल 0 है, 0.1 भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा, लॉस इज इक्वल टू 0। जिसके अंदर लॉस 0 होता है उसको हमने नाम दे दिया आइडियल डीसी जनरेटर। इसी प्रकार से हम आगे सीखेंगे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पढ़ेंगे। तो लॉस जिसमें कितना होता है? 0 होता है। दक्षता जिसकी कितनी होती है? 100% होती है। वो कौन सा जनरेटर कहलाता है? आइडियल डीसी जनरेटर। तो पूछ लिया जाए कि ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर है जिसकी दक्षता 100% व उसमें लॉस 0 होता है, वह जनरेटर कौन सा है? तो उसका नाम क्या अपने देंगे? आइडियल, आदर्श, अच्छा, सबसे अच्छा आइडियल डीसी जनरेटर होता है। तो यहां आकर हमारा ये जो अध्याय था 6 नंबर डीसी जनरेटर वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके उपरांत हम जो नेक्स्ट क्लास लगाएंगे वो नया लेसन प्रारंभ करेंगे डीसी मोटर का। और इसी के साथ साथियों आज की ये क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।